वहाँ मार्ग की रुकावट नहीं, वहाँ उत्पन्न एक फूल है। जहाँ से जीवन में शिक्षा की पहली सीढ़ी हमने चढ़ी, वो हमारा स्कूल है। नमस्कार, मैं प्रदीप, का स्वागत है। जी हाँ, मैं एक स्कूल की बात कर रहा हूँ जहाँ चारों ओर भवनों से घिरा हुआ एक परिवार होता है, एक जिम्मेदारियाँ होती, जहाँ हम एक कच्ची उम्र में स्कूल में आते हैं और इस एक उम्र के बाद, एक अच्छी पड़ाव के बाद हम यहाँ से इस प्रकार से तैयार होकर अपने जीवन में आने वाली भावी चुनौतियों से लड़ने के लिए हम यहाँ से तैयार होते हैं और उसके बाद हम अपने समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बीच में जो एक यादें हमारी रह जाती है वो हमारी स्कूल की यादें होती है और स्कूल की यादें समय समय पर खट्टी मीठी ताज़ा होते रहनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग एक बार फिर से एक ऐसा स्कूल में आए हैं जिसे शंकराचार्य परम पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी ने कहा था कि देश का 5वां धाम है। एक ऐसा विद्यालय है जहां विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थी साथ रहते हैं। तो आज इस स्कूल में आए हैं और हम ऐसे शख्स से मिल करके आपस में बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इच्छा होती है यहाँ से निकलने के बाद। तो हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय श्रीमान विमल जी, और आप सेवाधाम विद्या मंदिर के जो पुरातन छात्र परिषद हैं उसके संगठन मंत्री के नाते विद्यालय में काम देखते हैं और साथ ही साथ आप पेशे से शिक्षक हैं और सौभाग्य की बात है आप इसी विद्यालय से शिक्षक हैं। तो विमल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं सेवाधाम के बारे में पूछूंगा क्योंकि बड़ा रोचक है, बाकी विद्यालयों से थोड़ा सा अलग है क्योंकि अलग अलग प्रांतों के विद्यार्थी रहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप किस पृष्ठभूमि से यहाँ पर आए हैं, आपकी क्या परिस्थितियाँ रहीं और यहाँ पे आने का क्या कारण था, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार आप अपने थोड़ा सा फ्लैशबैक में बचपन की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही इसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ। जी, मैं दिल्ली प्रांत से 1990 में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं यहाँ पे आया। मुझे संघ के माध्यम से पता लगा कि एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर अभावग्रस्त गरीब फैमिली से जो कुछ बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो क्योंकि मेरे को अपने आसपास का लोकल माहौल अच्छा लगता नहीं था, जी, वहाँ के आसपास के लोग जो हैं गाली गलौज और इस तरीके की उसमें माहौल में रहते थे, चोरी चकारी, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने जैसे मुझे इस बारे में पता लगा मैं बहुत खुश हुआ और मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं इस स्कूल में आया। तो लेकिन मेरी कल्पना थी कि मैं एक छात्रावास में जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी कल्पना में बहुत परिवर्तन आया। मुझे पता लगा ये एक मात्र छात्रावास नहीं है, तो ये एक पूरे देश का मतलब पूरे अपने स्कूल के मतलब जो 22-25 प्रांतों के बच्चे जो यहाँ रहते हैं, एक लघु भारत के रूप में वो जो हमें यहाँ पे मिला भाव, और फिर जो यहाँ के प्रिंसिपल सर थे, एक प्यार का भाव मिला, एक परिवार का भाव मिला। तो मुझे ये लगता है कि एक परिवार मेरा वहाँ पर है, एक परिवार मेरा भी ये है। तो मैं बहुत ही एक गरीब फैमिली से यहाँ पर आया। पिताजी मेरे एक पटरी बाज़ार का काम लगाया करते थे, 5 भाई बहन थे। तो शायद मैं अगर उस दौरान सेवाधाम में ना आया होता तो आज मैं भी उसी माहौल में अपने दोस्तों यारों के बीच में भटक रहा होता। तो यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा परिवर्तन मैं कहूँगा जो मेरे अंदर आया। आज मैं अपने आप पे डिपेंड हूँ। मैंने अपने परिवार को संभाला और वो सारी देन हमारे इस सेवाधाम की ही है। तो आज आप एक शिक्षक हैं और एक बड़ा सौभाग्य होता है कि जिस स्कूल से आप पढ़े हो उसी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में आप आज कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप एक छात्र के नाते यहाँ पढ़ते थे तो उस वक्त के कुछ अलग अनुभव थे और आज आप इसी विद्यालय में शिक्षक के नाते यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अभी के कुछ अलग अनुभव हैं। तो जब हम छात्र होते हैं तो एक प्रकार से उतंड स्वभाव होता है, कुछ मौज मस्तियाँ होती है, लेकिन आप जब अभी शिक्षक के रूप में यहाँ मौजूद है तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि दोनों पहलू एक साथ आपके साथ जुड़ रही हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मेरा वास्तव में ये सौभाग्य है कि मैं इसी स्कूल का छात्र भी हूँ और आज मैं यहाँ पर रसायन विज्ञान में पीजीटी के नाते कार्य कर रहा हूँ। तो लगभग मुझे छात्र जीवन को देखूं और अपने शिक्षक जीवन को देखूं तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं नज़र आता, जैसा कि अन्य विद्यालयों में ऐसा देखने को मिलता है। मैं जब यहाँ था, हम बचपन में हर किसी कुछ ना कुछ गलतियाँ दोहरा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल इतना बढ़िया रहा, जो हमारे यहाँ के सीनियर्स थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे, माता जी थी, बड़े गुरु जी थे, राजेंद्र जी हमारे प्रिंसिपल जो वर्तमान में हैं वो, तो सबके उसमें मतलब हमें ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने पद को, अपने मार्ग को भटके हों, मतलब वो हमें बराबर यहाँ पे मिलता रहा। और जो एक गुरुकुल पद्धति प्रणाली बोली जाती है हमारे देश में, जो पहले से विद्यालय ऐसे चलते आ रहे थे, ये लगभग उसका ही एक स्वरूप है। और विष्णु कुमार जी जो यहाँ इसके सेवा भारती के और अपने सेवाधाम के संस्थापक रहे, उनका वो मतलब दिन में
जाते थे दान लेने के लिए, हम लोगों के बारे में इतना सोचते थे और सुबह 4 बजे उठाकर और हम लोगों को पढ़ाने का भी काम करते थे। यानी स्कूल में रहकर एक माता पिता का रोल अदा करते थे, समाज में जाकर वो एक सहयोगी के तौर पे काम करते थे और संघ में रहकर मतलब अच्छे विचारों को प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। तो उसका ही प्रभाव रहा कि आज मैं यहाँ पे शिक्षक के तौर पे आया, तो आज मुझे भी वो सब चीज़ें जो हैं मुझे मतलब बहुत अलग नहीं फील होता कि मैं किसी नए विद्यालय में आया हूँ और मुझे कुछ अलग तरीके से करना है। मतलब उस वक्त का जो यहाँ का संस्कार, यहाँ की जो दिनचर्या थी, उन सब के माध्यम से मुझे लगता है कि सब आम बातें हैं, बहुत आराम से सब कुछ यहाँ पे घटित हो रहा है। तो और बहुत मज़ा आता है काम करने में और उसी का कारण है कि हमने सोचा कि मैं इस विद्यालय से पढ़ाऊँ। तो अब यहाँ से जो पास आउट होते हैं बच्चे, वो भी बाहर जाते हैं, तो क्यों ना उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो फिर हम लोगों ने मिलकर एक पुरातन छात्र परिषद का गठन किया। जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि पुरातन छात्र परिषद का गठन हुआ और अभी क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में यही है, खासकर विद्या भारती के विद्यालयों में देखने को आता है कि पुरातन छात्रों की वर्ष भर में एक बार सम्मेलन होती है, वो ऐसा गठन करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बाकी विद्यालयों से सेवाधाम एक विशिष्ट विद्यालय है, क्योंकि ये यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के विद्यार्थी आकर के साथ रहते हैं। तो ये जो पुरातन छात्र का जो गठन करने की जो बनी है, तो इसकी रूपरेखा कहाँ से तैयार हुई, कहाँ से ख्याल आया कि हमें कुछ इस प्रकार से गठन करना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या था जब इसकी स्थापना हुई, इसके विषय में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, जैसा कि एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे कॉलेज लेवल पे काम करता है, तो क्योंकि वो विवेकानंद जी युवाओं के वो माने जाते हैं प्रेरणा स्रोत, तो उनके बिहाफ पर वो काम करते हैं। तो हमारे जो पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी थे, जैसे हमारा पहला बैच यहाँ से पास आउट हुआ 1995 में, तो उन्होंने 96 में उन्हें एक वार्षिक मिलन के तौर पे बुलाया। तब ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, बस एक कल्पना ये थी कि हमारा विद्यालय है और हमें विद्यालय में चलना है और वहाँ पे मुलाकात करनी है। 2008-9 तक हम लगातार ऐसे आते रहे, मिलते रहे। लेकिन हमने महसूस किया कि जब हम विद्यालय से निकले तो बाहर जाने के बाद हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं था, हमारे सामने कोई मार्गदर्शक नहीं था। परिवार ने भी, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली नहीं थी, तो बहुत किसी ने हमें मार्गदर्शन भी नहीं किया, तो भटकते रहे। तो हमें लगा कि भाई ये जो सेवाधाम का पुरातन छात्र है, जो यहाँ से पास आउट होता है, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट का होता है, तो फिर वो वापस अपनी उसी परिस्थितियों में पहुँच के बहुतों की पढ़ाई छूट जाती है, शादी हो जाती है, तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये विचार मन में आते हुए हमने एक पुरातन छात्र का एक मन में आया, क्यों ना हम एक ऐसा संगठन तैयार करें और उस संगठन के माध्यम से जो सेवाधाम के बच्चे पास आउट होते हैं उनको हम आर्थिक और हर तरीके की सहायता, मतलब उनको हम कर सकें, जिससे वो हमारी तरह पद विचलित ना हो और वो एक मार्ग को जल्दी प्राप्त कर सकें। उसी को सोचते हुए 2010 में हमने सेवाधाम पुरातन छात्र परिषद का गठन किया। बाकायदा उसको दिल्ली सरकार से उसको रजिस्टर्ड कराया। आज उसको 13 साल आफ्टर रजिस्टर्ड हो गया है। वैसे 1996 से ये हमारा मिलन चल रहा है और इस बार भी हमारा 27वां वार्षिक मिलन जो सेवाधाम में ही होता है वो होने जा रहा है 25 और 26 जनवरी को। तो प्राइम उद्देश्य यही था कि यहाँ के बच्चों को जो पास आउट होते हैं उनको एक मार्ग मिल सके, उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके, वो सफल हो सके। ऐसा सोचते हुए हमने पुरातन छात्र का गठन किया। सेवा भारती के माध्यम से हमको 2014 में एक प्रकाशानंद छात्रावास वजीराबाद में एक हमको प्राप्त हुआ, जगह प्राप्त हुई। आज वहाँ पर लगभग 43 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन अपनी ले रहे हैं और लगभग वहाँ पर 55 के आसपास पास आउट होकर जा चुके हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ, ये जो हमने एक गठन किया उसका फ़ायदा ये हुआ कि 7 लोग वहाँ से पढ़ के अर्लियर एज में, माने अर्लियर का मेरा मतलब है 22-23 साल 24 साल की एज में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। लगभग 25 एक छात्र वहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में गए, 5 एक छात्र ऐसे हैं जो हायर स्टडी के लिए IIT में पढ़ाई करने के लिए आगे गए। बेंगलोर में PhD करने के लिए एक छात्र हमारा गया और वर्तमान में भी अभी वहाँ पे छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये पुरातन छात्र का जो हम लोगों ने विचार किया, गठन किया, मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम उसमें अपनी सफलता पा पाए हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि पुरातन छात्र का ये जो 1995-96 से ही ये मन में कल्पना थी और 2010 के आसपास ये आकर के रजिस्टर्ड हुई। तो उस वक्त तो इंटरनेट का दौर नहीं था, फेसबुक, व्हाट्सएप इस प्रकार के सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे। तो उस प्रकार के सम्मेलन कैसे होते थे, मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ से बच्चा पास आउट हो जाता है तो अपने अपने प्रांतों को चला जाता है, तो क्या वो वर्ष में यहाँ एक बार आता था या फिर कैसी उसकी परिकल्पना थी?
ओम प्रकाश शर्मा जी जो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी थे, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस वक्त मीडिया वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं था, सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह बहुत नहीं थे, तो पत्र एक माध्यम होता था। तो विद्यालय 1 महीना पहले सभी छात्रों को एक पत्र लिखकर उनके घर पे डाक से भेजता था। हमें वो पत्र प्राप्त होता था और फिर हम लोग पहले 12 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ करता था विवेकानंद पर, विवेकानंद जी के जन्म उस पर, और हम लोग आते थे। मोस्टली दिल्ली एनसीआर के बच्चे उस वक्त आ पाते थे, क्योंकि बहुत दूर के बच्चे गुवाहाटी, असम, क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग का भी बहुत अच्छा संसाधन नहीं था, रेलवे के माध्यम से आना, व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं थी, समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो ये देखते हुए पत्र के माध्यम से कुछ छात्र यहाँ पर पहुँच जाते थे, और धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे फ़ोन, मीडिया, सोशल चैनल्स आते चले गए, फिर हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई। आज के समय में हम लोग उनको इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप से और ट्विटर के माध्यम से हम लोग उनको सूचना देते हैं। हमने समूह बना रखा है, उसमें ग्रुप करते हैं, एक विस्तारित टीम बन गई है। तो इस प्रकार से हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो जो मुझे ध्यान आता है कि 1996 में जो संख्या 8 यहाँ पर पुरातन छात्र के रूप में आई, वो आज 300 प्लस की संख्या वर्ष में एक बार यहाँ पे एकत्र हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि भी आप संगठन मंत्री के नाते यहाँ पे काम देख रहे हैं, तो जैसे एक संगठन मंत्री का भाव आते ही हम लोग को पता चलता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पूरा तरीके से संगठन के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है, और कई बार उसको कटु आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। कई बार वो प्रयास करता है, लेकिन उस प्रयास को अपने ही कई बार विफल करने में भी इस प्रकार से तुले होते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रेशराइज वाला काम होता है। तो जैसे आप भी कभी किसी छात्र को कहेंगे कि वो जुड़ जाए, या कुछ समूह को कहेंगे, तो कई बार कुछ आपको इस प्रकार की आलोचनाएं सुनने को या सहने को मिलते होंगे। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपका मतलब प्रश्न बहुत अच्छा है, और वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे कमेंट्स, ऐसी बातें सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मन तो मेरा बहुत विचलित हो जाता है। मन करता है छोड़ो ना, क्या इससे कोई लाभ का तो वो है नहीं, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर ना मेरे को कह लीजिए, मेरे हर वक्त मेरे समग्र विचारों में ना मेरे विष्णु जी घूमते रहते हैं, जिन्होंने सेवा भारती दिल्ली और अपने सेवाधाम की स्थापना करी। और मैं सोचता हूँ कि मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है विष्णु गुरु जी ने इतना बड़ा वो खड़ा किया है। समाज की हेल्प से पैसे लाना और इस तरीके का प्रोजेक्ट चलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मुझे लगता है, मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, तो विष्णु कुमार जी को सोचने लगता हूँ, और उनका विचार जब मुझे आता है तो मैं दोबारा से फिर आ जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इन आलोचनाओं से, इन बातों से क्या रखा है, हमें तो अपने संगठन को बढ़ाना है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है, आज हमें कुछ कोशिश करके आगे बढ़ाना है, और अपने सेवाधाम, अपने विद्यालय, अपने पूर्व छात्रों को सहायता करनी है। ये विचार मन में जब आता है तो मैं दोबारा से फिर उठ खड़ा होता हूँ और फिर से अपने मार्ग पे आगे बढ़ता हूँ। फिर ये विचार में आता है, कोई करे ना करे, कोई बात नहीं, मैं जब तक हूँ, मैं अपना जब जितना दे सकता हूँ एफर्ट, उतना मैं देता रहूँगा। जैसे कि अभी अपने विष्णु कुमार जी का नाम लिया, मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि विष्णु कुमार जी सेवाधाम के संस्थापक रहे हैं, और सेवा भारती जो संगठन आप वर्तमान में सुनते हैं, एक बहुत विशाल एक वृक्ष का रूप ले चुकी है, उसके भी वो जन्मदाता कह सकते हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि सेवाधाम के ऐसे कौन कौन से आदर्श हैं जिनको अगर कोई पुरातन छात्र इस वीडियो को देखे तो उनको अपने वो पुराने दिन याद आ जाएँ कि ये वजह हुआ करते थे, ये हमारे आदर्श हुआ करते थे, उनके वो बोध वाक्य याद आ जाएँ कि उस वक्त उन्होंने क्या लक्ष्य हमारे सामने रखा था। और आज हम जिस भी जगह में हैं, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो सकता है, कोई मेडिकल क्षेत्र हो सकता है, कहीं भी हैं, और हम उस लक्ष्य की पूर्ति में कितना बढ़ पाएँ, इसका वो कम से कम अपने मन से आकलन करने को विवश हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से प्रेरणा के स्रोत सेवाधाम के ले रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने बैच के विद्यार्थी हैं, तो मैं इससे मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अगर प्रेरणा की बात करें तो हमारे विष्णु जी तो सर्वोपरि हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में हमने पढ़ाई की है, उनके साथ हम लोगों ने देखा है। तो हमारे प्रेरणा सूत्र तो मेन वही हैं। उसके बाद हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी जो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य रहे, वो लायंस ऑर्डर्स के बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उन्हें मतलब बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन उनको गलतियां कंप्रोमाइज़ नहीं थी। यानी हम देखते थे कि ऐसा नहीं था कि वो हमें तो शाखा में सुबह भेज दें और वो स्वयं ना उठें। वो हमसे भी पहले 4:30 बजे उठकर और चारों तरफ घूमना, दिनचर्या का पालन कराना, तो वो हमारे लिए एक उनका जो एक
स्टेटस सिंबल रहा, वो हमें प्रेरणा देता है। आज हम कैसी भी परिस्थिति में चले जाएं तो हम वो काम कर सकते हैं। यानी अगर आप मुझे कहिए कि मुझे क्या, सेवाधाम के प्रत्येक छात्र को अगर कोई ये कह दे कि बेटा नाली साफ़ करनी है तो वो उससे भी नहीं हिचकेगा। और आप कहेंगे ये प्रशासनिक कार्य जो है बेटा आपको ये भी संभालना है, आर्मी में संभालना है, तो वो उसके लिए भी पीछे नहीं हटने वाला है। बाकी अनेक लोगों का मार्गदर्शन रहा है, श्रीमान विष्णु कुमार जी, श्रीमान विश्वामित्र जी, श्रीमान धर्मवीर कोहली जी, और हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी ओम प्रकाश शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, वर्तमान के हमारे प्रिंसिपल श्रीमान नेगी जी, तो सबका सानिध्य हमको ऐसा मिलता रहा। और यहाँ जो बौद्धिक हमको मिलता था, विवेकानंद जी के बारे में बताना, महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में बताना, तो वो सारे प्रेरणा हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। और उसी माध्यम से आज हम ये सारा कार्य लगातार कर रहे हैं। अगर मैं उसी बात पे कहूँ तो हमारे जो पूर्व छात्र हैं यहाँ पर जो पढ़कर गए हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से, बिल्कुल ऐसी जगह से आए थे कि शायद वो यहाँ आते तो मे बी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ होते सफल, पर सब ना हो पाते। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद मैक्सिमम लोग सफल हुए हैं। उनमें मैं उदाहरण दूं, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं, इस वक्त IAS हैं, फिलहाल भारत का प्रतिनिधित्व वो वाशिंगटन DC वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एक छात्र बिहार के रविशंकर जी हैं, नवदीप ग्रोवर हैं दिल्ली के, वो एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं अमेरिका में। अगर मैं जाऊँ तो अपने प्रदीप सोलंकी जी हैं, जो आज एक बिजनेसमैन के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। मणिंदर त्यागी जी हैं, समाज सेवी हैं। महेश जी हमारे एक जो PTI हैं फिलहाल दिल्ली सरकार में, बड़े ही समाज सेवी हैं। और अनेकों पदों पर हमारे यहाँ के छात्र बड़े उच्च पदों पे गए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट है हमारे एक रोशन लकड़ा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है हमारे रविकांत जी। तो ये जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो 50% मोर देन कहूँगा। और उसका मेन कारण है यहाँ की जो दिनचर्या, 7 साल का रेगुलर एक अनुशासन, यहाँ की दिनचर्या, जो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ का जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो यहाँ का बौद्धिक है, वो सब हम लोगों को एक प्रेरणा देता है। और शायद उसी प्रेरणा का कारण है कि आज अधिकतम लोग सफल हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कोई विद्यार्थी आता है, शुरुआत में जैसे आप दिल्ली से आए हैं, बाकी विद्यार्थी अलग अलग प्रांतों से, कोई झारखंड से, बिहार से, कोई सुदूर नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो जब आप शुरुआत में आए थे तो क्या तुरंत ही सामंजस्य बैठा लिए थे? कुछ ऐसा भी होता था कई बार, जैसे आमतौर पे होता है कि कई बार कुछ झगड़ा सा भी हो जाता है, कुछ कहना भी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है भाषा में बड़ी समस्याएं होती। तो एक बार थोड़ा सा आप उस विषय को उजागर करें कि क्या परिस्थितियाँ थी जब आप छठी में आए थे? देखिए, मैं तो जब विद्यालय में यहाँ पे आया तो मंडोली से लेकर यहाँ तक कोई साधन नहीं था। माने ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर, बुग्गी पर बैठकर हम लोग यहाँ पे आते थे। सारा एरिया खुला हुआ करता था। एक छोटी सी बिल्डिंग एक यहाँ पर वो हुआ करती थी और उसी में हम लोग रहे। तो शायद, और जो हमारे बड़े गुरुजी थे, माता जी थे, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई, हाँ कभी कभी गुस्सा आ तो ज़रूर जाता था, लेकिन वो इतने प्यार से रिजॉल्व करा ले जाते थे हमारे बीच में कि आज मेरे को लगता है वही कारण है कि यहाँ के छात्रों में एक परिवार भाव बहुत अच्छा है। यानी ये मानते, एक वो घर जहाँ से मेरा जन्म हुआ और एक वो घर जहाँ मेरा एक्चुअल में लालन पालन, मेरी एजुकेशन हुई, तो वो हमारा सेवाधाम है। तो ऐसे रेयर केसेस कह सकता हूँ कि यहाँ आने के बाद में कुछ आपसी विवाद किसी बच्चों का हुआ हो, नहीं तो यहाँ पर तो छठी क्लास का बच्चा भी 12वीं क्लास के कान पकड़ के लटक सकता है और वो विरोध नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो बहुत शुरुआती समय का छात्र रहा हूँ, 90 से 97 का यहाँ छात्र रहा हूँ, तो उस वक्त का माहौल तो बहुत ही अलग था। आज तो बहुत डेवलपमेंट आ चुका है, स्कूल भी बहुत अच्छा पहले से बन चुका है, सुविधाएँ भी बहुत अच्छी आ चुकी हैं छात्रों के पास में। लेकिन आज एज ए शिक्षक भी मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आता कि बच्चों के बीच में वो एक गैप होगा, एक 12वीं क्लास और छठी क्लास के बच्चे में गैप हो, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। मतलब यहाँ का परिप्रेक्ष्य, यहाँ का माहौल यहाँ पे सबको एक सूत्र में बांध के रखता है, मुझे ऐसा नज़र आता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने 2 परिवार का जिक्र किया, एक तो आपका जहाँ पे जन्म हुआ, लालन पालन हुआ है, एक जहाँ पे आपने शिक्षा पाई यानी सेवाधाम में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूर्व छात्र होने के नाते, क्योंकि विगत लगभग कई वर्षों से यहाँ से पुरातन छात्र निकल रहे हैं और अपने अपने जगह में हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर 7 साल रहते तो किसी न किसी के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती। तो क्या कभी ऐसा भी दिन आया कि आप किसी परिवार के साथ कहीं मिलने गए और आपको ये भी महसूस किया कि वाकई में ये भी मेरा अपना ही परिवार है? क्या ऐसा कभी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आप बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, बहुत ये मैं कहूँगा कि यहाँ के छात्र और मैं, मेरे साथी जो होते हैं रहे,
वो वास्तव में बिल्कुल कि जैसे चाचा के घर जा रहे हैं, जैसे ताऊ जी के घर जा रहे हैं, बुआ के घर जा रहे हैं, वो अपनापन फील होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 2003 की बात है, मेरा बैचमेट संदीप कुशवाहा जो झारखंड लोहरदगा का है, तो उसकी शादी थी। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से मुझे भेजा कि भाई संदीप की शादी है और उसमें पहुँचना है। तो मैं पहली बार झारखंड गया, क्योंकि मैं तो दिल्ली का हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो ज़्यादा ट्रेन व्रेन की नॉलेज तो थी नहीं। सो मैं अकेला गया, परिवार वालों ने मुझे अलाउ किया चले जाओ। उस वक्त वहाँ का माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं था। जैसे तैसे मैं रात को उनके घर 11 बजे पहुँचा। अब 11 बजे में जब मैं उनके घर पहुँचा तो मतलब उनके पिताजी ने एकदम कोली भर ली, एकदम दंग हो गए। अरे तू कहाँ से इतनी रात को आ रहा है, तो अगर मान लो कुछ हो जाता, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ भी रहती हैं, और कैसे आया तू। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, बहुत डांटा। तो मुझे लगा कि वास्तव में जो मेरे माँ बाप मेरे साथ करते हैं, अगर मैं गलती करता तो सेम वही चीज़ मेरे उस दोस्त के मतलब पिताजी ने भी मेरे साथ यही किया। और दिल्ली मतलब जितने भी वो भी अंकल जी भी जो हैं हमारे, दिल्ली कभी भी आते हैं तो बराबर मेरे घर होके जाते हैं। तो एक परिवार वाला वातावरण हमारे सेवाधाम के सभी छात्रों के बीच में रहता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी दिन आया कि आप जब निकले हो और उसके करीब 10 या 15 साल के बाद अगर आपके किसी मित्र से बातचीत हुई है, या ऐसा कोई दिन है, अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया रही होगी? मतलब वही अपनापन था या फिर कुछ लगा कि अरे मतलब कुछ डिस्टेंस, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, आपका प्रश्न तो बड़ा वो है कि जैसे गंभीर चंद्रा मेरी क्लास में मणिपुर का एक छात्र था। जी। और यहाँ से हम 97 के जाने के बाद में गंभीर से मेरी जो लेटेस्ट बात हुई है वो 2021 में हुई है। तो यानी लगभग 24 साल के बाद में बात हुई, लेकिन बात करते वक्त ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि 24 साल का गैप हो। जिस नाम से वो मुझे यहाँ चिढ़ाता था या मैं उसको चिढ़ाता था, सेम वही हमने एक दूसरे को बोला, परिवार की बात वही करी। यहाँ के जो उस वक्त के घटनाक्रम थे वो एकदम ध्यान आने लगे। अरे भोजनालय में हमने ये किया था, हमने क्लासरूम में ऐसा किया था, उस सर ने हमको ऐसा बोला था। तो बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं आई। तो इन सब बातों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि सेवाधाम से बेस्ट परिवार कोई हो नहीं सकता। यानी एक समूल भारत, एक लघु भारत के तौर पर हमारा परिवार है। और उसका मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि आज हम ये, अगर मान लीजिए कोई मुंबई जा रहा है, तो मुंबई में अगर मेरे को कोई फ़ोन करके कहता है भैया कोई मुंबई में अपना भाई है क्या, मैं बोलता हूँ हाँ, वहाँ पे राजेश शुक्ला जी हैं। तो मतलब मुंबई अनजान नहीं लगता, और वहाँ वो पहुँचता है, उसको वो पूरा ट्रीट करता है, हेल्प करता है। तो यही हमारे सेवाधाम की एक विशेषता है। तो विमल जी ने हमें बहुत विस्तार से बताया पुरातन छात्र परिषद क्या है, सेवाधाम क्या है, इस किस प्रकार से काम करता है, और यहाँ की जो यादें थे उसको हमने मतलब हमारे साथ उन्होंने ताज़ा किया। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि एक आप पुरातन छात्र परिषद के संगठन मंत्री हैं, तो इसके नाते जितने भी पुरातन छात्र अभी यहाँ से निकल गए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हम इस विद्यालय ने और समाज ने हमें कुछ दिया है, जिसके बल बदौलत आज हम सफल हुए हैं। हम अपना परिवार चला पा रहे हैं, और दो का हम अपने साथियों का किसी का पाल भी पा रहे हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा अपने सभी पुरातन छात्र भाइयों को कि सेवाधाम से पास होने के बाद अपने इस विद्यालय को ना भूलें, इस विद्यालय से जुड़ाव रखें। ठीक है, दूर से दूर के हो सकते हैं वो सेवाधाम ना पहुंच पाएं, पर समाज में ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं हैं, वो उसमें जुड़कर, सामाजिक रूप से जुड़कर, संघ के माध्यम से जुड़कर, या अनेक ऐसे क्षेत्र जहाँ पे दूसरे को हेल्प की जा सके। तो जो कहते हैं कि देश ने हमें दिया बहुत कुछ, देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो मेरे को लगता है वही भाव हमारे सभी छात्रों में होना चाहिए। और वो सेवाधाम के लिए भी करें, पुरातन छात्र परिषद के लिए भी करें, और समाज के लिए भी कर सके। जहाँ जितना जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस से ही हेल्प करे, वो समय दे के भी अपनी हेल्प कर सकता है, सहायता करके भी किसी की हेल्प कर सकता है। तो जिस प्रकार भी दे, मगर कुछ दे, ये भाव हमारे पुरातन छात्रों में सब में आना चाहिए। तो जैसा कि हमने सुना कि जितने भी छात्र, पुरातन छात्र सेवाधाम के ही नहीं, आप बाकी भी विद्यालय को हो सकते, क्योंकि विद्यालय हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकानों का ढांचा नहीं होता है, एक परिवार होता है, घर होता है, जहां हम लोग एक तरह से जीरो से शुरुआत करते हैं, और एक उम्र के बाद यानी जीवन में जो भी चुनौतियां आनी होती है उन सब से लड़ने का एक मुकाम हम लोग हासिल करते हैं। इन सब विषय के बारे में हमारे साथ विमल जी हमारे साथ थे और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। तो विमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आशा करते हैं आपका भी हमें आगे से ही सहयोग मिलता रहेगा। जरूर जरूर, धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।